हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भावना। एग्ज़ाम हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे थे MPPSC यूनिट 9 की। यूनिट 9 के अंतर्गत हम बात कर रहे थे किसकी? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की थी? हमने की थी हार्डवेयर के आधार पर क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने क्या बात की थी? जनरेशन की। जनरेशन को हमने समझ लिया था, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जनरेशन पर ज़्यादा आप फोकस करिएगा, क्योंकि बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीलिम्स में वहीं से बनने की काफ़ी संभावना होती है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़कर हमने किस पर बात करी थी? फर्स्ट हमने जनरेशन को समझा था, वो था किसके आधार पर? हार्डवेयर के आधार पर। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत वर्किंग, यानी कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति है उसको समझा था, जिसमें हमने बात करी थी डिजिटल की, एनालॉग की और हाइब्रिड की। ये तीनों चीज़ों को भी हमने समझ लिया था। अब हम आगे चलकर बात करेंगे बेस्ड ऑन साइज एंड वर्क, ठीक है। मतलब अब हम कंप्यूटर को किस में बांटेंगे? बेस्ड ऑन साइज एंड वर्क, मतलब साइज पर और वर्क पर, ठीक है। अब बात आती है ये कैसे? कार्य पद्धति तो हमने समझ ली थी। अब कार्य पद्धति के अंतर्गत जब हमने डिजिटल और एनालॉग की बात करी थी तो उसमें हमने क्या समझा था कि डिजिटल और एनालॉग, मतलब एनालॉग से बेस्ड जो सिस्टम होते हैं उसका यूज़ पहले के टाइम पर काफ़ी होता था, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, वो यूज़ थोड़ा कम हो गया। पर हालांकि ऐसा भी नहीं हुआ कि वो पूरी तरह क्या हो गया, बंद हो गया। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि आज भी हम उसका यूज़ कर रहे हैं। किसके फॉर्म में कर रहे हैं? तो हाइब्रिड के फॉर्म में कर रहे हैं, जहाँ पर हमें डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल से बने या दोनों के कॉम्बिनेशन से बने कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम आज भी एनालॉग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर। तो जो मेन पॉइंट है या मेन कंसेप्ट है उसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे मेन फ्रेम की। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वे किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होंगे वो हमारे कैसे होंगे? साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। बड़े होने के साथ साथ क्या होता है, ये जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मतलब बात करें हम जनरेशन की, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ये काफ़ी बड़े सिस्टम होते हैं, बड़े प्रकार के होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, और एक यहाँ पर सेंट्रल सिस्टम के साथ बाकी जो डिफरेंट सिस्टम होते हैं उनको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको ज़रूर हो रहा होगा, तो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाती हूँ कि ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या हो गए, सिस्टम्स हो गए, ठीक है। ये क्या है? सिस्टम्स है, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3। चलो इनको एक केबल्स के माध्यम से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये अब हमारे क्या हो गए, नॉर्मल सिस्टम है, लोकल सिस्टम, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, एक टर्मिनल लगा दिया या सेंट्रल टर्मिनल बोल दिया, इसको सेंट्रल सिस्टम कर दिया, ठीक है। ये जो सिस्टम होगा यहाँ से क्या करेगा, इन सिस्टम्स में क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन देगा तो क्या होगा, वैसे वैसे ये सिस्टम्स क्या होंगे, सारे कार्य करेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पर जो भी सिस्टम दिया जाएगा वो क्या करेगा, मतलब जो भी वर्क दिया जाएगा वो क्या किया जाएगा, इस टर्मिनल के माध्यम से उसे क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। तो मेन जो सेंट्रल सिस्टम हो जाएगा। हाँ, अगर इन केस अगर ये सिस्टम फेल हो जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत, अगर जो मेन होगा, मेन सेंट्रल सिस्टम होगा या मेन केंद्रीय सिस्टम जो होगा वो फेल हो जाएगा, तो ये जो वर्किंग प्रोसेस है इनकी वो भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखने की किसकी जिम्मेदारी होगी कि हम क्या करें कि जो सेंट्रल सिस्टम है हमारा उसको क्या करें, काफ़ी सिक्योरिटी के साथ उसको या फिर बहुत सावधानी के साथ इसको यूज़ करें, ठीक है। वैसे काफ़ी सिक्योर होते हैं, इसमें जो प्रोसेसर होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी मात्रा में लगाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इसी तरह ये क्या होते हैं, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से मल्टी यूज़र कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है। मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, ठीक है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के काम करता है, ठीक है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो यूज़र्स होंगे वो क्या करेंगे, एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। किसकी मदद से? सेंट्रल
सिस्टम की मदद से, ठीक है। अब सेंट्रल सिस्टम की मदद से क्या कर दिया कि अलग अलग प्रकार के जो भी यूज़र होंगे वो एक साथ क्या करेंगे, सिस्टम को यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम क्लासिफिकेशन साइज, हाँ अब यहाँ आती है बात, ये तो हमने इसकी वर्क की प्रोसेस समझ ली है, वर्किंग प्रोसेस आपको समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो इसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा होता है। चलो अब हम आगे चलकर बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर में अगर हम देखें तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था, माइक्रो कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था वो 1970 में हुआ था, ठीक है। 1970 में इसका आविष्कार किया गया था, किसका, माइक्रो कंप्यूटर का। 1970 में क्या हुआ था, माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था। अब बात आती है माइक्रो कंप्यूटर, यहाँ पर चीज़ आपको एक ध्यान आ रही होगी कि जनरेशन में हमने क्या किया था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ स्टार्ट कर दिया था। फोर्थ जनरेशन में हमने क्या किया था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हमने करना स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट जनरेशन में एक बार हम जनरेशन को रिकॉल कर लेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएगी। फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट में हम क्या कर रहे थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ कर रहे थे, वीटी, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ कर रहे थे। सेकेंड में हमने क्या किया था, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था, ठीक है, ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, आईसी का यूज़ कर रहे थे। फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत हमने क्या किया था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ स्टार्ट कर दिया था। अब इसके अंतर्गत हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी, एक पढ़ा था हमने VLSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद जब हमने फिफ्थ जनरेशन को देखा था तो उसके अंतर्गत हमने बात करी थी ULSI की, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलो ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें रिकॉल हो गई होगी। मतलब हमने जो माइक्रो प्रोसेसर है, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो माइक्रो कंप्यूटर है वो कैसे बेस्ड होंगे, किस पर बेस्ड होंगे, वो फुल्ली बेस्ड होंगे किस पर, माइक्रो प्रोसेसर पर, ठीक है। चलो तो इसका जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था, 1970 ईस्वी के आसपास इसका आविष्कार हो चुका था। इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का यूज़ करेंगे, VLSI, ULSI, इस पर बेस्ड जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर में बात करें कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसका निर्माण किसने किया था, तो ये किस पर बेस्ड थे, इसका निर्माण हुआ था IBM कंपनी के द्वारा, ठीक है। अब IBM कंपनी ने जो बनाए थे माइक्रो प्रोसेसर, जो बनाए थे वो कौन कौन से बनाए थे, अगर हम बात करें IBM कंपनी ने जो माइक्रो प्रोसेसर बनाए थे वो कितने बिट पर आधारित थे, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट, ठीक है। सर्वप्रथम जो बनाया गया था वो यही था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको समझ में आ रही होगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी मतलब एग्ज़ाम में बनने की संभावना है, ठीक है। तो ये आप कहीं पर भी स्किप प्लीज़ ना करें, ठीक है। चलो अब अगर हम आगे बढ़कर बात करें मिनी कंप्यूटर की, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि माइक्रो कंप्यूटर जैसा कि नाम से क्लियर है, ये जो होंगे ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और मिनी जो कंप्यूटर होते हैं उससे क्या होते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं। अब अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो आपने घर में जनरली देखा हुआ डेस्कटॉप हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, ये सारे जो होंगे वो किसके एग्जाम्पल होंगे, वो हमारे होंगे किसके, माइक्रो कंप्यूटर के। चलो क्लियर चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर यानी कि नाम से ही क्लियर है कि छोटे साइज़ में क्या होंगे, छोटे। किससे छोटे, मेन फ्रेम से तो काफ़ी छोटे होंगे, ये होंगे माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटे। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि मिनी कंप्यूटर का भी आविष्कार कभी हुआ था, तो हाँ भाई हुआ होगा, तभी तो ये अस्तित्व में आया। कब आया, 1965 के आसपास एक मिनी कंप्यूटर का क्या हो चुका था, डेवलपमेंट हो चुका था, ठीक है। अब बात करें कि ये कंप्यूटर डायरेक्ट जो मिनी कंप्यूटर बना था वो क्या वो डायरेक्ट मिनी कंप्यूटर था और फुल्ली जैसे आज के सिस्टम वर्क करते हैं,
वैसा ही काम करता था? नहीं, ये किसी न किसी प्रकार का एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट था। ठीक है, चलो, तो इसका जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था? 1965 के आसपास हुआ था। इसको बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये है डेक। डेक, DEC, डेक। डेक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। डेक के द्वारा इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1965 में। ठीक है, किसका? मिनी कंप्यूटर का। तो यहाँ से जो 3 चीज़ें वो आपको क्लियर हो गई होगी। चलो, अब हम आगे बात करते हैं कि मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। किससे? माइक्रो कंप्यूटर्स से। जैसे अगर हम बात करें हमारे मोबाइल फ़ोन की, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? मिनी कंप्यूटर है। अब अगर हम बात करें किसी कैलकुलेटर डिवाइस की, ठीक है, तो क्या है? वो भी एक प्रकार की क्या है? मिनी कंप्यूटर है। चलो, चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अब हम लास्ट में आते हैं और बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। तो जो सुपर कंप्यूटर है वो क्या है? एक प्रकार से काफ़ी, नाम से ही क्या है? पावरफुल कंप्यूटर है। पावरफुल कंप्यूटर है मतलब इसका हम जनरल घर में यूज़ करते हैं? जी नहीं, हम इसका घर में जनरल यूज़ नहीं करते। किसका? सुपर कंप्यूटर का। तो सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर जो है उसका यूज़ कहाँ पर होता है? बड़े बड़े अंतरिक्ष में हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो सुपर कंप्यूटर होगा उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। इवन मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी काफ़ी बड़ा साइज़ होता है हमारे सुपर कंप्यूटर का। अब बात आती है कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि इसका इसका साइज़ इतना बड़ा होता है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तो हम साइज़ और वर्क के आधार पर ही बात कर रहे हैं। तो इसका जो साइज़ है वो क्यों बड़ा है? ठीक है, और क्या इसका काम क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका यूज़ रेलवे में होता है, अंतरिक्ष वगैरह में होता है। ठीक है, तो ऐसी जगह जब इसका यूज़ होगा तो यहाँ पर इसमें क्या होगा? विभिन्न प्रकार के डाटा को एक साथ स्टोर करने की आवश्यकता होगी। जब विभिन्न प्रकार के डाटा क्या होंगे? एक साथ स्टोर किए जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार की मेमोरी की आवश्यकता होगी। और प्रोसेसर है, जो प्रोसेसर होंगे वो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के, या फिर काफ़ी मात्रा में प्रोसेसर की आवश्यकता होगी। अब प्रोसेसर की आवश्यकता होगी तो हमारे जो अगर हम बात करें माइक्रो कंप्यूटर में, हम इतने सारे प्रोसेसर को एक साथ लगा दें तो क्या वर्क होगा? वर्कलोड उन पर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम क्या करेगा? इतना बर्डन नहीं उठा पाएगा। मिनी कंप्यूटर, हाँ भाई, मिनी कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है, लेकिन जब बात आएगी कि और ज़्यादा डाटा की अगर हमें आवश्यकता होगी, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा? रेलवेज़ वगैरह में क्या होता है? ऑनलाइन डाटा की एंट्री होती है। ठीक है, अब जब ऑनलाइन डाटा की एंट्री होगी तो वहाँ पर भी हमें क्या चाहिए? हाई क्वालिटी के माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। चीज़ें आपको क्लियर होगी, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन समझ में आ रही होगी, क्योंकि आजकल क्या है, हर बच्चा इनसे अच्छी तरह परिचित है। अब बात आती है कि भारत में सुपर कंप्यूटर या एडवांस कंप्यूटर, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि भारत में सुपर कंप्यूटर और एडवांस कंप्यूटर दोनों एक ही चीज़ है। इसको बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसको बनाने के लिए कौन सी कंपनी रिस्पॉन्सिबल है? सीडेक है। ठीक है, सीडेक कहाँ पर है? सीडेक पुणे में है। अब बात करें कि सुपर कंप्यूटर की स्थापना कब की गई थी, तो 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आज का ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।